नमस्कार, जय हिंद। देखिए, बिहार सब इंस्पेक्टर में साइंस जो है एक अपना अलग ही प्रभाव छोड़ता है। साइंस के लगभग 25 प्रश्न आपको दिखाई देंगे। वही हाल बिहार एसएससी सीजीएल 4 में भी होगा। साइंस के प्रश्न आपको भर भर के रहेंगे, 25 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर इन दोनों की आप तैयारी करते हो तो ये वीडियो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही। इससे पहले साइंस का जो सीरीज शुरू किया हूं तो पहला वीडियो देखिएगा जरूर, उसमें भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सबसे खास बात यह है ना कि इसमें जो प्रश्न हैं वो मैक्सिमम प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। 6 से 12 तक का जो एनसीईआरटी है वहां से अधिकांश प्रश्न उठाए गए हैं। तो एग्जाम में आपको ये फायदा कराएगा कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन सहित मिल जाएगा, आपको ये फायदा होने वाला है। आइए हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि गलत करेंगे। देखने में लगेगा आपको कि एकदम इजी है, लेकिन कर बैठेंगे गलती। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए, मतलब कि सही कथन आपको छांटना है। एक प्रकाश वर्ष में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर होता है। क्या यह सही है? बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यह सही है, लेकिन हम आगे चर्चा करेंगे। प्रकाश वर्ष समय का सबसे बड़ा मात्रक है। बी भी ऑप्शन लोगों को कुछ को लग रहा होगा कि सही है, लेकिन हमें तो सही एक ही छांटना है। अब यहां तो दो सही दिख गया। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 17 सेंटीमीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 के पावर 16 सेंटीमीटर। अब सही आंसर तो एक ही है, लेकिन लग रहा है कि ये ऊपर वाला दोनों सही है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश की चाल है। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है, एक वर्ष की नहीं है ये, है ना। ये तो प्रकाश की चाल है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, है ना। ये चाल है ना। जब ये चाल है तो भैया हमको तो कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष में कह रहा है, ये कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष में, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो एक प्रकाश वर्ष में नहीं है। ये एक प्रकाश वर्ष समय का नहीं, ये दूरी का तो मात्रक है ना। ये तो दूरी का मात्रक है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है? एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की पावर 17 सेंटीमीटर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी है लेकिन जटिल, समझ गए। तो ये जो था इसका सी राइट आंसर था। बाकी देखने में आपको लग रहा था कुछ और गड़बड़ हो जाता तब दिक्कत। आइए, वैसे ही ये भी प्रश्न मिलेगा आपको। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, अगर आप गांव से हैं तो आपने कुआं से कभी पानी भरा होगा तो इसको अच्छे से कर लेंगे, नहीं भरा होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है बाल्टी। जब पानी की सतह से ऊपर खींचते हैं तो भारी हो जाती है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो जाती है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो देती है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। आप जानते हैं कि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, जानते हैं ना। तो डी तो होगा नहीं भैया, डी तो होगा नहीं। पानी से बाहर आकर स्थिरता भी नहीं खोती है, पानी की सतह के ऊपर हल्की, पानी में हल्की महसूस होती है, पानी से जब ऊपर आता है तो वो भारी महसूस होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चूंकि ये एनसीईआरटी से उठाए गए हैं तो प्रश्न आपको डायरेक्ट हूबहू ऑप्शन भी मिल जाएगा, है ना, ऑप्शन भी मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आइए चलिए, निम्नलिखित में प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो प्रकाश का मुड़ जाना ही अपवर्तन कहलाता है। सीधी भाषा में बता रहा हूं, जैसे हवा से कांच में जाएगा तो वो मुड़ जाएगा, वही अपवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिए, प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहती है, मतलब चाल नहीं बदलती है। ऐसा है क्या? प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने के पश्चात प्रकाश की चाल परिवर्तित होती है। हाँ, चाल बदलती है। दो तो होगा सही। आगे देखते हैं, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। हाँ, तो प्रकाश की जो चाल है वह माध्यम बदलने पर चाल भी बदल जाता है। जैसे
हवा में कुछ और है, कांच में कुछ और है, पानी में कुछ और है, तेल में कुछ और है ना। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ये है ना, 2 और 3 दोनों सही है। सही कथन हमको छांटना है ऑप्शन नंबर ए के बाद देखिए यहाँ बी होना चाहिए, है ना, ए के बाद बी होना चाहिए और ये होना चाहिए सी। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ये वाला बी वाला, है ना, 2 तथा 3 दोनों याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ऑप्शन पर भी ध्यान देना है, कभी बी और सी हो जा रहा है ना तो थोड़ा सा वहां दिक्कत ना हो जाए आपको। चलिए आइए, इस प्रश्न को अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो गलती करोगे, मैं मौका दूंगा आपको सॉल्व करने का। आइए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, देखिए गलत कथन छांटना है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। गलत कथन छांटना है भैया। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर वह अम्लीय वर्षा जल कहलाता है। अगर 5.6 से कम है तो क्या अम्लीय वर्षा कहलाएगा। कथन दूसरा, मानव शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। देखते हैं, मुंह का पीएच मान बढ़ जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब लग रहा होगा आपको कि सही तो तीनों है, कुछ को कुछ लग रहा होगा, कुछ को कुछ लग रहा होगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप दीजिए, क्या डी ऑप्शन होगा, क्या डी ऑप्शन होगा क्या, कि ये तो सही नहीं पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा, गलत कथन छांटना है। तो 5.6 से कम होने पर अम्लीय वर्षा तो होता है, पहला तो सही है, लेकिन हमें तो गलत कथन चुनने हैं ना। मानव शरीर का परास जो है वो 7 से 7.8 कार्य करता है, ये भी सही है, लेकिन हमें तो गलत कथन छांटने हैं ना। देखिए, मुंह का पीएच मान बढ़ने पर नहीं भैया, घट जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, बढ़ने पर नहीं होता है। कमेगा तब ना अम्लीय होगा, और अम्लीय होने से दंत क्षय प्रारंभ होता है। तो पॉइंट को अच्छे से समझना था। तो केवल 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। क्लियर है। आप बने रहिए, बिहार दरोगा में साइंस एक भी नहीं छूटेगा, ऐसा करा दूंगा साइंस ने एनसीईआरटी से, एक भी नहीं छूटेगा। दंग रह जाएंगे आप लोग, चौंकते रह जाएंगे। जो कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर था साइंस में, चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। जंतुओं में श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत युग्म छांटना है। एक तरफ जंतु है और दूसरे तरफ उसका जो सांस लेता है वो सिस्टम है। कॉकरोच जो है वो श्वास लेता है कैसे, रंध्र से, तो हाँ ये तो रंध्र से लेता है, बिल्कुल सही। केचुआ त्वचा से लेता है, तो हाँ सर ये भी सही है। मछली जो है वह गिल्स से लेता है, गलफड़ा से लेता है, ये भी सही है। लेकिन डॉल्फिन क्या त्वचा से लेता है, तो डॉल्फिन त्वचा से नहीं लेता है। डॉल्फिन कैसे त्वचा से लेगा भैया, डॉल्फिन को देखे होंगे आप कि वो सांस लेने के लिए मुंडी बाहर निकालता है, मुंह बाहर निकालता है, तो त्वचा से वो नहीं लेता है। वो भी कैसे लेता है, तो वो गलफड़े के द्वारा और मुंह के द्वारा ही लेता है वो भी, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, डॉल्फिन त्वचा से नहीं लेता है। क्लियर है, यानी कि डी आपका सुमेलित नहीं है, गलत कथन मिल गया हमको, डी आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, पानी में डुबोई गई पेंसिल तिरछी क्यों दिखाई देती है। अगर पानी में पेंसिल को डालेंगे तो वो तिरछा दिखाई देगा। प्रकाश का अपवर्तन, जहां से पानी समाप्त होगा वहां से वो मुड़ा हुआ दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, मुड़ जाता है, अपवर्तन मैं पहले ही बता चुका हूं। चलो भाई, मानव नेत्र यानी आंख की बात कर रहा है, पर छवि जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, तो मानव नेत्र पर जो इमेज बनता है वो तो उल्टा बनता है। जब आप कोई चीज देखते हो ना तो वो उल्टा इमेज बन रहा है, लेकिन फिर उसको सिग्नल भेज करके दिमाग के द्वारा सीधा कर लिया जाता है। उल्टा और वास्तविक बनता है, तो कौन हो जाएगा भैया, वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई आगे आ जाओ। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते का पेंट कर देते हैं, पेंट या परत चढ़ा देते हैं, उसको यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशद लेपन या गैल्वनाइजेशन, यशद लेपन या गैल्वनाइजेशन।
एनोडाइजिंग नहीं होगा, टिनिंग नहीं होगा, प्लेटिंग नहीं होगा, गैल्वेनाइजेशन होगा, जसदीकरण या यसद लेपन। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? देखिए दो चीज पूछता है, एक ध्वनि तरंग और एक प्रकाश के बारे में, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो ध्वनि जो तरंग है वह देखिए यहां पर भी ध है और यहां पर भी ध है, तो अनुदैर्ध्य याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य याद रखना है आपको ध्वनि। और प्रकाश पूछे तो प्रकाश में भी यहां भी प्र है और प्रकाश में भी प्र है ना। तो याद करने के लिए बहुत अच्छा है टेक्निक, प्र से प्रकाश और ध से अनुदैर्ध्य। क्लियर है? क्लियर है सर। आगे शरीर में आरबीसी का औसत जीवन काल तो ये होता है लगभग 120 दिन, 20 से 120 दिन, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इजी प्रश्न था ये, बहुत बार पूछ भी दिया गया। आइए, कार्बन के समस्थानिक C12 और C14 में अंतर जो है वो किस कारण से होता है? तो वह जो अंतर होता है वह देखिए 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 8 न्यूट्रॉन। तो अंतर किस कारण से होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर हो रहा है। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है ना। तो अंतर होने का कारण क्या है भैया? तो कारण जो है वह है सब न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर। क्लियर है? क्लियर है। इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, आप लोग जानते होंगे स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है, ब्लड प्रेशर है ना, रक्तदाब मापने का जो यंत्र है वह है स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर। यह ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर या रक्त दाब मापा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। चलें आगे, आ जाइए, आगे आते हैं। सजीवों की कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा अणु है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा अणु है? तो डीएनए है क्या? डीएनए है क्या? एटीपी है क्या? आरएनए है क्या? ग्लूकोज है क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी। कभी फुल फॉर्म भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। पूछता तो है डीएनए का भी फुल फॉर्म, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का भी पूछता है तो आरएनए का केवल होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सी लग जाता है तो वो डीएनए का हो जाता है। क्लियर? बाकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ग्लूकोज नहीं होता है आंसर, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एटीपी। चलिए, सोडियम धातु को तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम जानते हैं कि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है ना, ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये आग पकड़ लेगा। तो भैया जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसको रखेंगे, ठीक ना। किससे? ऑक्सीजन से बचाने के लिए रखेंगे। अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे क्वेश्चंस को। किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग वाहन के रियर व्यू मिरर में किया जाता है? जो मोटरसाइकिल होती है तो आपने देखा है कि दोनों तरफ ऐसे लगा होता है ना, इधर भी ऐसे लगा होता है, यहां पर मीटर ऐसे लगा होता है। तो ये कौन सा दर्पण होता है? ये कौन सा दर्पण होता है? क्या कोई भी दर्पण होता है? तो कोई नहीं होता है। देखिए दो चीज पूछता है, एक दाढ़ी बनाने में पूछता है और एक गाड़ी में पूछता है। तो गाड़ी में पूछे तो गाड़ी में उत्तल दर्पण है ना, यानी कि उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स, और अवतल मतलब कॉनकेव। ध्यान रखिएगा, उत्तल मतलब कॉन्वेक्स, अवतल मतलब कॉनकेव, ठीक ना। तो कॉन्वेक्स है यानी कि उत्तल है, तो उत्तल दर्पण है भैया, तो ये होगा उत्तल दर्पण आपका गाड़ी में। और दाढ़ी बनाने में, तो दाढ़ी बनाने में अवतल, यानी कि अवतल मतलब कॉन्वेक्स, दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो। तो यहां क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? क्लियर है। आइए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि, तो सबसे छोटी कान की स्टेपिस है ना, स्टेपिस, और सबसे बड़ी तो जानते ही हैं जांघ की हड्डी फीमर। जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है? सफेद गुजरेगा तो जानते हैं कि वो 7 रंगों में विभक्त होता है, यानी कि विक्षेपण तो होगा ही। अब ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हो कि जिसमें विक्षेपण है, लेकिन केवल विक्षेपण भी नहीं होगा, अपवर्तन भी होगा। क्यों होगा? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि अगर प्रिज्म से आप गुजारोगे तो ये प्रिज्म है, प्रिज्म का टुकड़ा है, जैसे मैं दिखा देता हूं प्रिज्म, ध्यान दीजिएगा, आपको मैं दिखा ही देता हूं प्रिज्म। ये है प्रिज्म का टुकड़ा ना, ये है प्रिज्म का टुकड़ा। अगर यहां पर हम रखते हैं और लाइट को हम इधर से प्रवेश करते हैं तो एक माध्यम से ये तो पहले वायु है, वायु से ये कहां जा रहा है, प्रिज्म में जा रहा है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश मुड़ता है ना, मुड़ेगा। तो भैया ये अपवर्तन की भी घटना हो रही है यहाँ पर। किसकी घटना हो रही है, तो सर यहाँ पर अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन भी हो रही है। और आप जब देखेंगे कि जब ये निकलेगा तो ये फिर 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो विक्षेपण भी हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, किसी भी प्रकार से दिक्कत होगी तो बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा समझा दूं। चलो भाई आ जाओ। रेडियोधर्मी विकिरण में सबसे अधिक प्रवेश क्षमता तो वो होता है गामा, गामा किरण, अल्फा का नहीं, बीटा का नहीं, गामा किरण का होता है सर्वाधिक। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। चलें आगे, आइए चलिए भाई, द्रव्यमान संरक्षण करें। पिछली वीडियो में भी कराया था द्रव्यमान संरक्षण, लेवोजियर है ना, लेवोजियर ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, थ्योरी। चले भाई, किस प्रकार के लेंस का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के इलाज में किया था। देखिए पिछली वीडियो में भी मैं समझाया था, अगर आपको याद होगा, हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूर दृष्टि दोष, और मायोपिया मतलब कि निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जैसे भैया जैसे ये आंख है ना, जैसे यहां पर ये क्या है, आंख है, ठीक। कोई वस्तु को अगर देखना है, दूर की वस्तु, हाइपरमेट्रोपिया में होता है क्या कि दूर वाला दिखता है, नजदीक वाला नहीं दिखता है। तो ये वस्तु है, नजदीक के देखने के लिए हम ये वाला लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, ताकि भाई यहां से प्रकाश जाए और ये मुड़ जाए और ऐसे जा करके ये मुड़ जाए, मतलब नजदीक पर ही मिल जाए। तो कौन सा लगा रहे हैं, उत्तल लगा रहे हैं, तो उत्तल हाइपरमेट्रोपिया में। और मायोपिया में, मायोपिया में लगाते हैं अवतल। उत्तल को कॉन्वेक्स कहते हैं, अवतल को कॉनकेव कहते हैं। क्लियर बा, अरे भैया क्लियर बा। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत बार पूछा गया है ये, भले इजी है। अभी अगर यहाँ NO2 दे दे तब दिक्कत हो जाता है, नहीं N2O तक तो सही है, लेकिन NO2 दे देता है या N2 देता है तो कुछ बच्चे गड़बड़ाने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या बनता है, तो जानते हैं आरस्टेडो वैज्ञानिक थे, आरस्टेडो, उन्होंने कहा था कि अगर किसी तार में या इसमें अगर करंट फ्लो कराते हैं ना, तो इसके चारों ओर जो है ना, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। देखिएगा जो हाई वोल्टेज तार जा रहा है उसके अगर बगल में कोई चीज आता है तो वो सट जाता है, बिना सटे ही वो सट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो चुंबकीय क्षेत्र बना चुका है, और कोई भी धातु वहां पर ले जाइए तो वो खींच लेता है, चट सट जाएगा। तो क्या होता है, वह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। आरस्टेडो वैज्ञानिक ने, बहुत बढ़िया प्रश्न है, नाम भी याद रखिएगा उनका। चलिए, पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान, एक्सेलरेशन का मान जो है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो चंद्रमा पर यह लगभग कितना होगा, तो जानते हैं कि इसका 1/6, जानते हैं ना। तो अगर इसका 1/6 करोगे तो लगभग आ जाएगा 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, 16×6 = 96, लगभग आ ही जाएगा, समझ ही रहे होंगे आप। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाता है। चलें भाई आगे आ जाए। मानव शरीर में माइलिन शीथ का कार्य क्या है। माइलिन शीथ जो है ना, यह तंत्रिका आवेग को प्रभावित करता है, तीव्र करता है। माइलिन शीथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, माइलिन शीथ तंत्रिका आवेग को तीव्र करना, ठीक। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक भी बताया था कि अगर ना समझ में आए तो आप बड़े वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ना समझ में आए तब, ऐसा ना कि आ रहा है तब भी चले गए, तब घर का आटा गील कर दोगे। और ना समझ में आए कि भैया अब हमको पता नहीं चल रहा है तो छोड़ने से बढ़िया है कि कुछ करके जाए। चलिए भाई, लास्ट प्रश्न है, ठीक ना। सूर्य का प्रकाश जब वर्षा की बूंद से होकर गुजरता है तो इंद्रधनुष बनता है, बिल्कुल सही है। यह किस कारण से होता है, तो देखिए वर्षा की, मान के चलिए कि ये बूंद है ना, सूर्य का प्रकाश क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये वायु है, ये क्या है, वायु है, और ये बूंद है यानी कि जल है, ठीक ना सर। तो अगर सर यहां से चलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है, तो जाहिर सी बात है कि अपवर्तन होगा। क्या होगा,
अपवर्तन होगा। हाँ सर अपवर्तन तो होगा, तो चलो भाई अपवर्तन तो होगा। अब जाकर के क्या होगा, जाकर के ये टकराता है, यहां टकराएगा अंदर ही, वर्षा की बूंद से ही टकराएगा, बूंद से ही टकरा करके और लौट जाएगा। तो टकरा करके लौट गया यानी कि क्या हुआ कि वर्षा के अंदर ही टकरा के लौट गया, यानी कि आंतरिक परावर्तन भी हो गया, परावर्तन भी हो गया। कहें कि हाँ सर परावर्तन भी हो गया। और विक्षेपण, और इंद्रधनुष में आपको फिर सातों रंग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सातों रंग, यानी कि विक्षेपण भी हो गया। तो अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और बड़ विक्षेपण, है ना। तो ये तीनों प्रोसेस हो गया है और तब जाकर के बना है आपका इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत बनता है, नहीं सूर्य की विपरीत बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि शाम के 5 बज रहे हैं और हमने आसमान में इंद्रधनुष देखा, हम किस दिशा की ओर देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि पागल क्वेश्चन पूछ दिया है क्या। अब आपको समय दे दिया है, 5 बजे सूर्य किधर रहेगा, पश्चिम में रहेगा। इंद्रधनुष देख रहा है किधर देखा होगा, पूरब में देखा होगा ना, क्योंकि सूर्य के अपोजिट बनता है। तो क्या हो जाएगा कि पूरब की ओर। तो ऐसे कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मत समझिए कि क्वेश्चन गलत पूछ दिया है, नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी यूज किया जा सकता है। तो चलिए 25 प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि आज के भी प्रश्न मजेदार और आपको अच्छा लगा होगा। सारे प्रश्न आप नोट करते जाओ। अच्छा, कुछ लोग पीडीएफ की बात कर रहे थे, तो पीडीएफ के लिए मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा आपको पीडीएफ। पीडीएफ के लिए थोड़ा सा प्रोसेस है, वो अगर फॉलो करेंगे तो मिल जाएगा प्रोसेस। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते।